हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। हाँ, सो आज जो हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे वो करेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जो यूनिट 2 है पेपर 1 में। ओके, यस। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं सारे कंसेप्ट पेपर 1 पे, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे रहता है, ठीक है। इसमें 2 क्लासेस होते हैं। एक होता है 10 बजे, जो भी रीजनिंग मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है वो कवर किया जाएगा 10 बजे क्लास में। और 2 बजे क्लास होता है जो इस वक्त होता है, इसमें हम कवर करेंगे थ्योरी और एमसीक्यू क्लास। एमसीक्यूज हम कवर करेंगे इन एवरी यूनिट के, ठीक है। जो हमारा मिशन है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे, और मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास रहता है 10 बजे। सो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, चाहे वो आ जाए या ना आ जाए, ठीक है, बाद में भी देख सकते हैं वो। आपको क्या करना है, आपको खाली शेयर करके रखना है, ठीक है। यस, सो ये मत सोचो कि चलो अब कोई नहीं आता है ना। हाँ, वो आ जाएंगे जब उनको पास टाइम होगा, तो वो आ जाएंगे जब उनको पता चलेगा। अभी बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि 2 बजे किसी जगह क्लास होता है, एमसीक्यू क्लास या थ्योरी क्लास, या 10 बजे कोई क्लास होता है ना। तो जब उनको पता चलेगा, डिसेंट नेट अचीवर्स एक चैनल है, वहां पे हमारे लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो वो भाग के आ जाएंगे, है ना। यस, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो। सो आर यू रेडी? अगर आपने शेयर किया है, देन लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड देन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो थम्स अप करिए सब। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क्स ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में यानी रिसर्च के कौन कौन से टास्क्स है, ठीक है। फर्स्ट है टू कीप पीस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज। सेकंड है टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। थर्ड है टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स। फोर्थ है टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कोड में आपको चूज करना है। कोड है ए फोर्थ सेकंड एंड फर्स्ट, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे जब ये टाइमर खत्म होगा तब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर करना है यानी 30 सेकंड्स में। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। सो आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है। मैं और थोड़े 10 सेकंड देता हूं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सो फोर्थ सेकंड एंड फर्स्ट जो इसका आंसर। फोर्थ के टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन उनको एनालाइज करना क्रिटिकली, या उनको एग्जामाइन करना सिस्टमेटिक वे, साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो ये फोर्थ। सेकंड क्या है, टू राइट टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नए थिंग्स को, इन्हें इनोवेटिव बनाना, चीजों को न्यू थिंग्स को डिस्कवर करना, ठीक है। यस, एक होता है इनोवेशन, दूसरा होता है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है कि यानी जो चीज ऑलरेडी है तो उसी के रिलेटेड न्यू थिंग बनाना। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन के रिलेटेड कुछ और बनाना, दैट इज डिस्कवरी। ओके, सो इसी तरह इनोवेशन होती है कि यानी जो नया होगा, अब अभी वो इजाद ही नहीं हुआ होगा, दैट इज
है ना, इन्वेंशन, इन्वेंशन इसको बोलते हैं, डिस्कवरी और इन्वेंशन। इन्वेंशन बोलता है कि अभी दुनिया में नहीं आया होगा, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाईफाई है ना, ये वाईफाई अगर कोई और वाईफाई बना लेंगे जो सबसे तेज चलता होगा तब वो डिस्कवरी होगी। अब अगर ऐसा चीज होगा जो मतलब क्या कहेंगे हम, मतलब जो अभी नहीं आया होगा, दैट इज इन्वेंशन। ओके, सो डिस्कवर न्यू थिंग्स वो भी आता है बेस्ड ऑन रिसर्च का। ओके, इसका फर्स्ट क्या है, टू कीप पीस विद द एनवायरनमेंट इन नॉलेज, नॉलेज के साथ चलते रहना, नॉलेज के साथ चलते रहना। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। देखो फोर्थ, ये थर्ड टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग पे लिखना कुछ क्रिटिक, तो वो वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। सेकंड क्वेश्चन पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, पहला स्टेप कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपको बताना है रिसर्च का कौन सा है। एटलीस्ट सबों ने आंसर किया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो डी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसी पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम ये नहीं कहते हम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम ये भी नहीं कहते, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम ये नहीं, आइडेंटिफाई करनी है कोई प्रॉब्लम, सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास 30 सेकंड है, यही 30 सेकंड जो अब आ जाएंगे यही है, ठीक है। हाँ, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जजड बाय, इन्हें डेप्थ कैसे जानेंगे हम रिसर्च के, ये टाइटल ऑफ द रिसर्च, क्या टाइटल से पता चलेगा। बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा। से टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, या टोटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं रिसर्च पे। डे ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, यानी कितना टाइम लगा लिया है रिसर्च पे। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। देखो बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट थी सर रिसर्च पे करवाओ, ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे करवाओ, तो आज रिसर्च पे लाया हूं मैं, ठीक है। आज के बाद रिसर्च पे ही होगा। सो आई होप आपने सबों ने आंसर किया है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही हमें डेप्थ दिखाता है, किसका, रिसर्च का, वही जज करता है रिसर्च के डेप्थ को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो होती है, इंटरडिसिप्लिनरी मींस कि यानी एक दो सब्जेक्ट को मिक्स करके जब रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसमें सोशियोलॉजी कब आएगा, उसका साइकोलॉजी कब आएगा, उसका किसी और सब्जेक्ट का भी आएगा, है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी का आ सकता है, यानी 2-4 सब्जेक्ट्स को मिला के या 2 सब्जेक्ट्स को मिला के जब कोई रिसर्च होगी, दैट इंटरडिसिप्लिनरी, यानी इंटरडिसिप्लिनरी आपस में जो मिले जुड़े होंगे। एयर टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच रिसर्च, यानी होलिस्टिक अप्रोच ओवरऑल उसको कवर करना। बी टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्टिव रिसर्च डोमेन। Say to cover, to over simplify the problem of research. They have to create a new trend in research methodology. आपके पास 30 सेकंड, आप आंसर कर लो। चलो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। 20 क्वेश्चंस करेंगे हम, बस जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ज्यादा इनको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ज्यादा सोचेंगे तब हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी होलिस्टिक अप्रोच रिसर्च में लाना, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच यानी पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है, पूरा कवर होना चाहिए। जैसे हम सोशियोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको भी साइकोलॉजी का भी मतलब कुछ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, फिलॉसफी का भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। सो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में जो क्या होता है कि होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च कौन कर सकता है, यह है स्टैंडर्ड रिसर्च मेथड, जिसने रिसर्च पढ़ी होगी। बी होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी।
सी पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी जिसके पास रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी होगी, ये इज अ हार्ड वर्कर, जो हार्ड वर्कर होगा। आपके पास 40 सेकंड है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टाइम, ठीक है। ऐसे ये 10 सेकंड्स और 30 सेकंड्स। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको टाइमर लगा हुआ है, ठीक है, यस। सो अच्छे से आंसर कर लो। हिंदी में भी क्वेश्चन है, अगर मेरा समझाना नहीं मतलब आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप हिंदी में भी देखिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए पार्ट क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी, उसको पता होगा टेक्निक इसके बारे में, उसको पता होगा सिंपलिंग टेक्निक, रिसर्च डिजाइन, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं, आइडेंटिफाई कैसे करने प्रॉब्लम है, तो उसको पता होगा, है ना, क्योंकि रिसर्च में ये चीजें जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ आंसर देते हैं, पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, सी पार्ट। देखो रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी हर एक के पास होता है कि नहीं। अब सारे रिसर्च नहीं कर पाते हैं, सारे डॉक्टर बनते हैं, है ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सारे बनते हैं, नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। सो कुछ लोग बोलते हैं इसका आंसर आएगा पॉजिटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी, ये ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, सो बहुत सारे इसको गलत करते हैं। आप वेबसाइट्स पे देखोगे, बुक्स पे देखोगे, हाँ जरूर बुक्स में है, वो दिखाते हैं सी पॉजिटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, बट रीजनिंग एंड एबिलिटी अगर इन्हें सबों के पास होता है कि आप फिर सब रिसर्च करेंगे, सब कहाँ बनते हैं रिसर्चर? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो जिसके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा तो वही रिसर्च कर सकता है ना। यस, तो आई होप यू गॉट इट। अब नया रूल आ गया, जिसके पास यूजीसी नेट क्लियर होगा तो वही रिसर्च कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस। ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्स्ट चैप्टर में होते हैं थीसिस के। बी है रिसर्चर मास्टर पॉइंट एनालिटिकल एबिलिटी, रिसर्चर को एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, वो एनालिसिस करना जानना चाहिए। वेरिएबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वेरिएबिलिटी जो होती है, इन्हें वेरिएबल जो होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, इन्हें प्रॉब्लम की मतलब एक सोर्स है। ये ऑल द अबव सारे इसका आंसर आएंगे। चलो आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, 40 सेकंड में आपको देता हूं। पहले अगर आंसर तुरंत करोगे, आप पोल में आंसर करिए, ठीक है। हाँ, पोल में आंसर करना आपका अच्छा होता है, ठीक है। उसमें पता चलता है कितने परसेंट ने सही किया है, कितने परसेंट ने रॉन्ग किया है। वहीं से आपको पता चलेगा कि हमारी जो मतलब कितनी प्रिपरेशन है वो आपको वहीं से पता चलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपका टाइम खत्म हो गया है। सो ये रहा आपके सेकंड इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ऑल द अबव सारे करेक्ट है, रिसर्च इन्हें सारे करेक्ट है अबाउट रिसर्च, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पहले चैप्टर में होते हैं, सही है। रिसर्चर के पास एनालिसिस की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनालाइज करे चीज़ों को। वेरिएबिलिटी जरूरी है, वेरिएबल्स जो होते हैं, है ना, तो वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। तो सारे इसके आंसर आ जाएंगे, ओके, सारे करेक्ट है। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च? कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है? ए ऑब्जर्वेशन, बी हिस्टोरिकल, सी सर्वे, डी फिलोसॉफिकल। सो आप पोल में आंसर करिए, आपके पास पोल दिया गया है, उसमें आप आंसर करिए कि हमें पता चलता है कितने परसेंट ने सही किया है, कितने परसेंट ने रॉन्ग किया है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि गणेश चतुर्थी है आज, है ना। तो गणेश चतुर्थी उसी के रिलेटेड आज यहाँ पे सबों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। वही शोर आ रहा है बाहर से।
आपको बताना था मेथड ऑफ रिसर्च कौन सा नहीं है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ए पार्ट के ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे, कुछ बताते हैं फिलोसॉफिकल नहीं, फिलोसॉफिकल जो है ये मेथड ऑफ रिसर्च है, बट ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, इससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन जो है ये एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन अप्रोच है, ठीक है। रिसर्चर्स जो है ये यूज करते हैं सेंसेस अपने, है ना, टू एग्जामिन पीपल इन नेचुरल सेटिंग्स, यानी ये किसी जगह जाते हैं रिसर्चर्स और वहां पे उनको ऑब्जर्व करते हैं, जो कोई भी सिचुएशन होगी, है ना। ऑब्जर्वेशन किसी फील्ड में होती है तो वहां पे वो अपने आप को एंगेज रखते हैं उन सोशल सिचुएशंस में, ठीक है। सो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एक डेटा कलेक्शन अप्रोच है, ये कोई रिसर्च मेथड नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 8 पे इसको पढ़ लो, आप आंसर कर लो। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च जो है इसको क्लासिफाई करते हैं किसमें, बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, बी ए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, सी ए फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डे ऑल द अबव। आपको आंसर करना है एनी 22 सेकंड्स में। चलो सबको का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। इन्हें सारे है क्लास रिसर्च को क्लासिफाई, जैसे बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है अलग, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, सर्वे को डिस्क्रिप्टिव भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे हैं रिसर्च की क्लासिफिकेशन। चलते क्वेश्चन 9 पे इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल हो सकते हैं कब, इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, जब उसकी यूटिलिटी होगी और रिलेवेंस होगी। इट इज रिसर्चेबल, वो रिसर्चेबल होगी। इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ये न्यू होनी चाहिए जब नॉलेज को कोई ऐड होना चाहिए, ऐड होगा। ऑल द अबव सारे इसके आंसर है। तो आप बताइए आंसर क्या आएगा। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो पोल में आप आंसर करिए, वहां से आपको पता चलता है, हमें पता चलता है कि कितनों ने सही किया है, कितनों ने रॉन्ग किया है, ठीक है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इससे आंसर कर लो, आप तो अच्छे बच्चे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल हो सकते हैं, जब उसमें रिलेवेंस होगी, यानी सोसाइटी के साथ मिली जुली हुए होते हैं, यानी सोसाइटी में वो प्रॉब्लम होगी। रिसर्चेबल होगी, यानी इसको रिसर्च कर सकते हैं, उस पर हम ढूंढेंगे, ठीक है। वो न्यू होगी या नॉलेज में ऐड हो सकते हैं न्यू, ठीक है। तो सारे इसका करेक्ट आंसर है अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कब फिजिबल हो सकते हैं। तो देखो इसमें 10 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड रिसर्च इज टू, यानी साइंटिफिक मेथड का एम क्या है रिसर्च में, ए इंप्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को इंप्रूव करना, बी एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, स्पूरियस रिलेशंस को एलिमिनेट करना, से कंफर्म ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन को कंफर्म करना कि है कि नहीं इसमें, डी इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना। आप आंसर करिए, आपके पास टाइम है, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट टाइमर में 10 आ जाएगा उसी में हम रोकेंगे, इसी में हम बताएंगे आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब, बहुत अच्छा। देखो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो आप खुद लाइक भी कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, यानी साइंटिफिक मेथड का एम यही होता है कि जो स्पूरियस रिलेशंस होते हैं उनको दूर करना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं स्पूरियस कोरिलेशन क्या है। आज स्पूरियसनेस क्या होती है। इट ऑकर्स व्हेन टू फैक्टर्स अपीयर कैजुअली रिलेट टू वन अनदर बट आर नॉट, यानी तब होता है कि यानी जो दो फैक्टर जो होते हैं वो आपस में मिले जुले होते हैं, बट रियल में वो नहीं होते, ठीक है। The appearance of a causal relationship is often due to similar moment on a chart that turns out to be
कोइंसिडेंटल और कॉज्ड बाय अ थर्ड कंफाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, कि इसके अपीयरेंस होते हैं इस कॉजल रिलेशनशिप की, यानी सिमिलर होता है किसी रिलेशनशिप से, ठीक है, या बाय एक्सीडेंट होता है या बाय कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, हाँ, तो जो इसमें थर्ड होता है, फैक्टर होता है कंफाउंडिंग जिसको बोलते हैं, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है वो फैक्टर। ओके, तो सुपरइम्पोज कोरिलेशन जो होते हैं ये किसमें होते हैं, काज एंड इफेक्ट जब मेजर करना होगा दो वेरिएबल्स में, उसमें सुपरइम्पोज रिलेशन होती है। ओके, जैसे नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स डाइंग इन स्पेसक्राफ्ट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू सीट बेल्ट यूज्ड इन कार्स, यानी जो भी एस्ट्रोनॉट्स मर गए हैं स्पेसक्राफ्ट में, जब वो स्पेस में गए हैं एस्ट्रोनॉट्स, है ना, तो जो एस्ट्रोनॉमी के साथ बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस के साथ बिलोंग करते हैं, वो मर गए स्पेसक्राफ्ट में, तो ये डायरेक्टली रिलेट किसके साथ है, उसके साथ जो कार्स में बेल्ट नहीं पहनते हैं, ठीक है, उसके साथ ये कोरिलेटेड है। तो ये स्पूरियस कोरिलेशन है। तो यहाँ पे हमें निकल के यूज योर सीट बेल्ट एंड सेव एन एस्ट्रोनॉट लाइफ। सो आप अपना सीट बेल्ट पहन के रखिए और अपनी लाइफ को बचा सके, इन एस्ट्रोनॉट की लाइफ बचा सके। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट स्पूरियस कोरिलेशन, यानी एक्चुअल में ये रिलेशनशिप होती नहीं है, बट इसको दिखाया जाता है, सिमिलरिटी इसको दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में रिलेशनशिप नहीं होती। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। अभी आप इसको खुद पढ़ लो और आंसर कर लो, आपके पास टाइम है, फिर मैं इसको समझाता हूं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए, वेरी गुड। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो कौन सा एबिलिटी दिखाता है, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है बेसिक रिसर्च होती है, इससे नए नए प्रिंसिपल्स निकल के आ जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट। इसमें एबिलिटी कौन सी दिखी जाती है कि नए नए प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। ठीक है, सो सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स को देखते नहीं। इवैल्यूएट एक्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, नए मटेरियल देखा जाता है रिसर्च के रिलेटेड। इसमें हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखते हैं, सो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा न्यू प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं, न्यू नॉलेज को हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगा कि एंशिएंट मैन, पुराना इंसान जो था, कदीम इंसान जो थे, यानी जो एंशिएंट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो पत्थर लाए, उनको आपस में टकराया, तो दो पत्थर टकरा के वहां से वो पड़ गए किस पे, घास पे, या हम बोलेंगे पत्तों पे पड़ गया, जो सूखे पत्ते थे उस पे पड़ गया। तो पत्तों पे पड़ने के बाद वहां पे क्या हो गया, आग नमूदार हो गया। जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे पत्थर दो को, तो वो चिंगारी जो निकल के आ गई वो पड़ गई किस पे, सूखे घास पे, हम सूखे पत्तों पे, तो वहां से आग निकल के, तो फिर उन्होंने वो यूज किया है फॉर कुकिंग, वो मतलब अपना जो वो पका रहे खाना, तो उसको मैंने फिर उन्होंने सीखा कि हम कैसे खाना को पका लेंगे। ठीक है, जो पहले वो रॉ खाते थे सब, ठीक है, फिर उन्होंने पकाना सीख लिया, तो उससे क्या हुआ कि न्यू नॉलेज आ गई है आग की। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो वो है फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। The study in which the investigators attempt to trace an effect is known as, यानी वो स्टडी जिसमें इन्वेस्टिगेटर एक इफेक्ट को देखते हैं उसको कौन सी रिसर्च बोलते हैं, सर्वे रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या समेटिव रिसर्च। आप सब आंसर करिए, आपके पास 20 सेकंड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करिए सब, पोल में आंसर दे दीजिए। जिनके पास पोल नहीं आता वो वेट करिए, आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च आ जाता है इसमें। ठीक है, सो जिसमें इफेक्ट देखा जाता है वो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, बिब्लियोग्राफी जो हम रिसर्च रिपोर्ट में देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, वो वास्ट नॉलेज दिखाता है रिसर्चर की। हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, वो उनको हेल्प करता है जो फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं।
हैज द रेलेवेंस टू रिसर्च, उसको रिसर्च के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। ऑल द अबव, आपको बताना आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर लो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। हेल्प दोज इंटरेस्टेड फॉर द रिसर्च, ये उनको हेल्प करता है बिब्लियोग्राफी जो और रिसर्च करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं उन रेफरेंसेस को, उन बिब्लियोग्राफी को, उन बुक्स को या उन रेफरेंस रिसर्च पेपर्स को, फिर वो जाते हैं, वो देखते हैं कि यानी कितने हेल्प उनको मिले। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। टेस्ट नल हाइपोथेसिस रिसर्चर यूजेस, अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होगा तो रिसर्च का यूज करता है। रिसर्चर जो है वो यूज क्या करता है, आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पोल में आंसर करिए, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा रुकता हूं, आप खुद आंसर करिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज करेक्ट। एनोवा हम यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में। ठीक है, हाँ। टी टेस्ट अगर हमें दो के बीच में मीन डिफरेंस देखना होगा तो टी टेस्ट यूज होता है ना। इस तरह काई स्क्वायर नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ यूज होता है। इसी तरह फैक्टोरियल एनालिसिस, है ना। तो एनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये नल हाइपोथेसिस, यानी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे कोई भी पीएचडी लेवल का एग्जाम होगा, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास ये टाइम है, आप आंसर कर लो, मैं आपको बाद में समझाता हूं। ठीक है, यस, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर कंक्लूजन निकल के आ जाएगा सैंपल के बेस पे, सैंपल के आधार पे अगर हमें कंक्लूजन निकल के आ जाएगा टेक्निकली, तो उसको क्या बोलते हैं। जब हम कंक्लूजन निकालते हैं सैंपल के आधार पे तो उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी हमने डेटा कलेक्ट किया सैंपल से, वहां से उसको आके हमने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया, तो कंक्लूजन जो निकल के आया है तो उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे इसको पढ़ो और आंसर कर लो। द एक्सपेरिमेंट स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंट स्टडी किस पे बेस है। इस आपके पास 30 सेकंड, आप आंसर कर लो। ए द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, बी है कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, सी है रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, डी है सर्वे ऑफ लिटरेचर। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। पोल में आंसर करिए सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी एक्सपेरिमेंट स्टडी में क्या होता है कि यानी वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, ये ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज इट, यानी जो रिसर्च फाइंडिंग की ऑथेंटिसिटी होती है वो क्या होती है। ओरिजिनलिटी, बी वैलिडिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द अबव। आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। ऑथेंटिसिटी देखना है, बहुत अच्छा, 100% आता है ना, कि रिजल्ट 100% आता है। आप जो नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब आपके यहाँ पे क्लास होगी। ओके,
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिविटी जो देखी जाती है रिसर्च फाइंडिंग्स की, ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो देखी जाती है कहाँ पे, ऑब्जेक्टिविटी में। ओके, सो ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट इज ऑब्जेक्टिविटी, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो जल्दी क्वेश्चन 18 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, लिमिटेड जब पॉपुलेशन होगी तो कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे? एरिया सैंपलिंग टेक्निक, पर्पस सैंपलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक, नन ऑफ दैट। तो आपके पास 30 सेकंड है, आप आंसर करो जल्दी। कौन सी टेक्निक हम फॉलो करेंगे जब पॉपुलेशन फाइनाइट होगी, लिमिटेड पॉपुलेशन होगी? सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी लिमिटेड पॉपुलेशन जब होगी तो कौन सी हम यूज करेंगे टेक्निक, वो बताना आपको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक, हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक हम यूज करेंगे। ओके, सो सिस्टमैटिक में हम ग्रुप वाइज मतलब ले लेंगे सैंपल, ठीक है। हाँ, तो ये हम यूज करेंगे जब लिमिटेड पॉपुलेशन हो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे इसको पढ़ो आंसर कर दो। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? यह रिसर्चर्स इंटरेस्ट, एक है रिसर्चर का इंटरेस्ट होता है, बी है फाइनेंशियल सपोर्ट, कितना पैसे हमारे पास, सी है सोशल रिलेवेंस, डी अवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, किसके बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सोशल रेलेवेंस होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम जो है यानी ये सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होगी उसके साथ मिलनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप होता है इसमें से। ए क्लस्टर सैंपलिंग, बी है कोटा सैंपलिंग, सी है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, डी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी को बताना यहाँ पे कौन सा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए आप। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? कोटा सैंपलिंग। कोटा जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में यानी पॉपुलेशन जो होती है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू बी ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनने के लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में पॉपुलेशन को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनने के लिए। इसको कहते हैं रैंडम सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसको कहते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन रैंडम होती है, यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है वो आर्बिट्ररी होती है, यानी वो किसी भी तरह की सिलेक्शन होती है, यहाँ पे रैंडम होती है। यहाँ पे अनबायस्ड रिजल्ट्स होते हैं, यानी रिजल्ट जो होती है वो अनबायस्ड, इसमें कोई बायसेस नहीं होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में बायस्ड रिजल्ट्स निकल के आते हैं, यानी अगर कोई किसी ने फेवरेटिज्म किया होगा, ठीक है, तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बायसनेस आ जाएगी। इस तरह इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड यूज होता है, इसमें सब्जेक्टिव मेथड यूज होता है। इसमें जो इन्फ्लुएंस होती है वो स्टैटिस्टिकल होती है, इसमें एनालिटिकल होती है इन्फ्लुएंस। इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है, इसमें हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है। यानी जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसमें हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या किया जाता है? इसमें जनरेट की जाती है एक हाइपोथेसिस, ठीक है। सो इसमें टाइप्स कौन कौन? इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ये यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा टाइप? एक होता है जजमेंटल सैंपलिंग, कॉन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, पैनल सैंपलिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अपनी नोटबुक पे कवर कर सकते हैं, यानी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको नोटिस चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाऊंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। सो ये है, और थोड़े पर तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग और मल्टी फेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है जब स्टेज वाइज हम सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, हाँ, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे तरह के मतलब पॉपुलेशन है, जैसे हमारे पास टीचर्स है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है। पहले हम डेटा लेते हैं स्टूडेंट से, और वो स्टूडेंट से जब डेटा लेते हैं वहां पे हम रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह फिर पेरेंट से लेते हैं, मतलब जो हमारा डेटा होता है वो लेते हैं पेरेंट से, तो वहां पे हम सिस्टमैटिक यूज करते हैं या कोई और यूज करते हैं, कोई और जैसे ट्राइड यूज करते हैं या रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। इसी तरह फिर टीचर से लेना होगा तो वहां पे हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए हैं, है ना, डिफरेंट पॉपुलेशन से, तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग बनती है। इस तरह मल्टी फेज सैंपल जो फेज वाइज, एक दिन में हमने किया टीचर्स का, दूसरे दिन में हम जाएंगे फीमेल, पहले दिन में हमने मेल टीचर्स का किया, दूसरे दिन में हमने फीमेल टीचर्स का किया, या एक दिन हमने किया कुछ टीचर्स का, दूसरे दिन में कुछ और टीचर्स का। ठीक है, सो ये होता है मल्टीफेज सैंपलिंग। इसमें ऐसे भी होता है कि अगर एक दिन हम मतलब हमने किया डेटा कलेक्शन पूरा, अब हमें लगता है कुछ मतलब डेटा मतलब बराबर नहीं है, तो हम दोबारा जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए, तो उसको भी मल्टीफेज सैंपलिंग बोलते। एक बार गया मैं, फॉर एग्जाम्पल 2-4 दिन गया मैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसके बाद मुझे लगा नहीं अभी इसमें थोड़ा सा कमी, अब मैं दोबारा जाऊंगा, उसके बाद मुझे और कमी लगी तो मैं दोबारा जाऊंगा, तो दैट इज मल्टीफेज, यानी फेज वाइज हम सैंपलिंग करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों समझ में आ गए होंगे। ओके, सो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सर हमें व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए, हम ज्वाइन होना चाहते हैं, वहां से आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, सो आप DCET अचीवर्स को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आप बेल को प्रेस करके रखो। ठीक है, यस, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कैसा लगा आपको, क्योंकि आपके फीडबैक से हम मोटिवेट हो जाते हैं। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको मैं अटेंड कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम MCQ सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।